न्यूज क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबरशिप को ग्रहण कीजिए। आपके सामने 3 विकल्प हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। न्यूज चक्र में आज 2 मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पेगासस जासूसी मामला। एक बड़ा प्रश्न सामने यह बना हुआ है कि आखिर मोदी सरकार इस मामले की जांच क्यों नहीं करना चाह रही, क्योंकि अब उनके सहयोगी जनता दल यूनाइटेड, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ने मामले की जांच के आदेश दे दिए और देविंदर सिंह का मामला जो है वो दफन होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस ने 20 मई के एक लेटर का हवाला दिया और उस लेटर में अगर वो बातें सही हैं तो होश उड़ाने वाली बातें हैं। दोनों की बहुत विस्तृत चर्चा करने वाला हूं, बने रहना होगा आपको मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे पेगासस की। पेगासस एक ऐसा मामला है दोस्तों, एक ऐसा जासूसी मामला जिसमें हमारे 40 पत्रकारों, विपक्ष के कई नेताओं के फोन को हैक किया गया, उनकी जासूसी कराई गई, लड़कियों की जासूसी कराई गई, यानी कि तमाम हदें पार कर ली गई। भारत सरकार यह भी मानने को तैयार नहीं कि हमने पेगासस तकनीक खरीदी या नहीं खरीदी। दुनिया भर में तमाम मुल्क इसकी जांच करा रहे हैं दोस्तों, भारत को छोड़ के। जी हां, और अब नीतीश कुमार जो कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, वो भी सामने उभर कर आ गए हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई इस मामले की जांच होनी चाहिए। क्या कहा नीतीश कुमार ने, पहले आप सुनिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे। आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज़, तो कई तरह से कौन कर लेगा, तो इसलिए इन सब चीज़ों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके कि आखिर किसी को किस तरह से फ़ोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए। यही नहीं दोस्तों, जब नीतीश कुमार से यह पूछा गया कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें संसद की कार्रवाई बाधित हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि इस पे जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने एक बयान बेशक जारी कर दिया हो, मगर इस पर साफगोई से पूरी मामले को पारदर्शिता से सामने रखने की जरूरत है। क्या कहा नीतीश कुमार ने, सुनिए। तो कहते कि पार्लियामेंट के अंदर की बात है जी, लेकिन जहां तक सवाल है इसके बारे में कुछ जवाब तो दिया गया है ना सरकार की तरफ से जी। तो जब जवाब दिया गया है तो उसके बाद फिर क्या मामला है, ये बात तो हम लोगों को पूरे तौर पर तो जानकारी नहीं है। ये बात जो आ रही वही ना जान रहे हैं कि विवाद बना हुआ है। लेकिन हम लोगों को भी तो लगता है कि किस तरह से किसी को इस तरह से कुछ की बात को जब्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जा रही है, लेकिन सरकार जांच के लिए तैयार नहीं है। सरकार इस इशू को इनकार कर रही है कि ऐसा कोई घटना हुआ है या कुछ जांच की जरूरत है। सरकार लगातार इस बात को कह रही है, लेकिन सरकार कह रही है तो अगर लोगों को कोई मालूम है तो उस बात को रखना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे। दोस्तों, बात यहां नहीं रुकती। राहुल गांधी इस मुद्दे पर बहुत तल्ख तेवर अपनाने वाले हैं। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि इस मुद्दे पर कल यानी मंगलवार को वो विपक्षी दलों के साथ बैठक करने वाले हैं। यानी कि विपक्ष जो है इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटने वाला है। बड़ा प्रश्न कि आखिर मोदी सरकार कब पसीजेगी, कब मानेगी कि अपने ही देश के नागरिकों की फोन की हैकिंग करना गलत है। दिक्कत क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि अगर मोदी सरकार इस जांच को तैयार हो जाती है तो, और अगर हम इस जांच के नतीजों तक पहुंचते हैं जहां यह प्रमाणित हो जाता है कि भारत की सरकार या भारत की कोई एजेंसी हमारे पत्रकारों के फोन हैक करा रही थी, विपक्ष के नेताओं के फोन हैक करा रही थी, तो इससे बड़ा गैर कानूनी काम कोई नहीं है। आईटी एक्ट के सेक्शन 43 साफ तौर पर कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि आप किसी का फोन हैक नहीं करा सकते, किसी के कंप्यूटर में आप इस तरह से जो है परिवर्तन नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। इसलिए सरकार इस मामले से डर रही है। यही नहीं दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर जो सामने उभर कर आ रही है वो ये कि वो शख्स देविंदर सिंह जो आज से कुछ महीनों पहले, करीब 1.5 साल पहले 2 आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया था दोस्तों, और जब पुलिस ने उसे पकड़ा था
तब इसने कहा था कि यह बड़ा खेल है, इसे मत बिगाड़िए। उसको लेकर एक लेटर सामने उभर कर आया। यह 20 मई का लेटर है दोस्तों, और इस लेटर में जो लिखा गया है वो होश उड़ा देने वाली बात है। मैं स्पष्ट कर दूं, यह 20 मई का लेटर है, और इस लेटर में यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इस मामले की जांच कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह लेटर क्या कह रहा है मैं आगे आपको बताऊंगा, मगर आज मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टेलीग्राफ की इस खबर के मुताबिक कांग्रेस ने इस मुद्दे को फिर से उठाया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रणदीप सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस मुद्दे को फिर उठाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आखिर मोदी सरकार किस बात से डर रही है। जिस आदमी पर आतंकवाद के एक तरह से आरोप है, मोदी सरकार उस बात की जांच क्यों नहीं करवा रही है, क्यों उससे हट रही है? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, उमर खालिद, आसिफ इकबाल तन्हा, सिद्दीक कप्पन, इनमें से कुछ एक्टिविस्ट थे और एक पत्रकार था। इनके ऊपर तक आतंकवाद की धाराएं लगा दी गईं। इनमें सिर्फ 3 को बेल मिली है दोस्तों, सिद्दीक कप्पन, उमर खालिद। ये अब भी जेल में सड़ रहे हैं, और इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि इन लोगों ने सरकार से सवाल करने में सरकार से सिर्फ सवाल किया था। दोस्तों ये मुद्दा क्या है, वो लेटर क्या कहता है, आइए उसका रुख करते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर का फरमान क्या कहता है। आपके स्क्रीन पर यह पूरा लेटर देखिए दोस्तों। अब मैं जूम इन करना चाहूंगा उस हिस्से को जहां यह लिखा हुआ है कि जांच की जरूरत नहीं है। क्या कहता है यह हिस्सा, देखिए। एंड वेयर एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज सैटिस्फाइड अंडर सब क्लॉज C of the proviso to clause 2 of article 311 of the Constitution of India that in the interest of the security of the state it is not expedient to hold an inquiry in the case of Mr. Devinder Singh, Deputy Superintendent of Police under suspension, son of Mr. Didar Singh, RO Overiguntral Pulwama, resident of Pulwama। कोई जरूरत नहीं जांच की, ये कोई और नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके नुमाइंदे हैं? मोदी सरकार के नुमाइंदे हैं। आज मैं ये बात आपसे समझना चाहता हूं, ये आदमी यानी कि देविंदर सिंह वो आदमी है जिसका एक बहुत काला इतिहास है। ये आदमी, इसका जो गुनाह था, ये जो 2 आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया था, बहुत गंभीर था, क्योंकि उस वक्त की पुलिस ने कहा था कि हम देविंदर सिंह को एक आतंकवादी मान रहे हैं, और अब आप इसे सिर्फ सर्विस से डिसमिस कर रहे हैं। मोदी सरकार के अंदर कौन है भाई जो देविंदर सिंह को बचाना चाहता है? दोस्तों आज से कई महीने पहले, 1 साल से ऊपर, मैंने एक शो किया था। मैं उसकी आपको झलक दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने तो आज से कई महीनों पहले यह मुद्दा आपके सामने उठाया था। तब इस मुद्दा उठाने पर आप में से मेरे कई श्रोताओं ने मुझे देशद्रोही कहा था। समझिए मेरे उस शो के इस छोटे से हिस्से से, और जानिए कि देविंदर सिंह का गुनाह कितना गंभीर था। सबसे पहले जानिए उसके साथ कौन कौन से आतंकवादी पकड़े गए थे। देखिए, देविंदर सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी देविंदर सिंह। और क्या आप जानते हैं कि उसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है? और ये गिरफ्तारी आम नहीं थी, क्योंकि उसके साथ 3 अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। सबसे पहला शख्स जो उसके साथ गिरफ्तार हुआ है उसका नाम है नवीद मुश्ताक। दूसरा शख्स जो उसके साथ गिरफ्तार हुआ है उसका नाम है रफी रादर। यह बटपुरा शोपियां का नागरिक है और साथ ही पिछले साल ही आतंकवादी बना था। साथ ही इरफान शफी एक एडवोकेट है और डियारू शोपिया का निवासी है। आखिर एक पुलिस वाला आतंकवादियों के साथ क्या कर रहा था? अगर आप यह जानना चाहते हैं कि देविंदर सिंह कितना प्रभावशाली था, तो मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं देविंदर सिंह की, 2 अक्टूबर की यह तस्वीर। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं उन तमाम विदेशी ऑनवॉयज को, डिप्लोमैट्स को, जो धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर पहुंचे थे वहां की जमीनी हकीकत जानने के लिए। अगर आप इस फोटो को जूम इन करें तो इसमें आपको देविंदर सिंह दिखाई देगा। बात यहां नहीं रुकती, अब आप इस तस्वीर पर गौर कीजिए। यहां पर देविंदर सिंह महेंद्र सिंह धोनी के साथ दिखाई दे रहे हैं। जी हां, यह शख्स, इसकी पैठ यहां तक थी। अगर बात यहां तक रुक जाती तो ठीक था, मगर क्या आप जानते हैं कि पिछले साल 15 अगस्त को इसे वीरता के लिए प्रेसिडेंट्स मेडल मिला था। यह शख्स एंटी टेरर ऑपरेशन और एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस में शामिल था। मगर यह 2 आतंकवादियों के साथ आखिर कर क्या रहा था?
और खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि यह गाड़ी जो है वो कुछ खबरों के मुताबिक दिल्ली का रुख कर रही थी। और आप सब जानते हैं कि दिल्ली में इस वक्त क्या हो रहा है। इसकी बात हम कुछ देर बाद करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आतंकवादी इसके साथ गिरफ्तार हुआ है उसके अपने गुनाहों की फहरिस्त क्या है। यह शख्स जिसका नाम है नवीद, इस तारीख पर गौर कीजिए, 29 अक्टूबर 2019 5 श्रमिकों को, 5 लेबरर्स को जो कि पश्चिम बंगाल से हैं, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसका मास्टरमाइंड था नवीद मुश्ताक, वो शख्स जो गिरफ्तार हुआ है डीएसपी देविंदर सिंह के साथ। और क्या आप जानते हैं, जब ये लोग गिरफ्तार हुए थे तो इनकी गाड़ी में AK-47 और हैंड ग्रेनेड्स भी थे। ये तमाम असला दिल्ली का रुख कर रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कारवां दिल्ली का रुख कर रहा था वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। सबसे पहले 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी की परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और राष्ट्रपति कोविंद इस परेड की सलामी लेंगे। दूसरा घटनाक्रम, शाहीन बाग की माओ ने मोर्चा लिया हुआ है नागरिकता बिल के खिलाफ और साथ ही प्रस्तावित NRC के खिलाफ। जेएनयू में भी घटनाक्रम जारी है। ऐसे हालात में ये 2 आतंकवादी डीएसपी के साथ दिल्ली क्यों जा रहे थे? जम्मू कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने इस शख्स के कुछ और कारनामे बयां किए हैं। विजय कुमार के मुताबिक देविंदर सिंह के घर में 5 हैंड ग्रेनेड्स थे और साथ ही 3 AK-47 राइफल्स। वो ये भी कह रहे हैं कि उसे एक आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जाएगा। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक शख्स जिसके इतिहास में ढेरों इस तरह के विवाद हों, क्या उसे इतनी आसानी से राष्ट्रपति का वीरता मेडल मिल जाता है? यह ना भूलें कि इसकी पोस्टिंग श्रीनगर एयरपोर्ट में थी। ऐसा पुलिस ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो को रिपोर्ट करता है, होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है, पुलिस को रिपोर्ट करता है। लिहाजा इसकी जो पोस्टिंग है वो बहुत ही संवेदनशील है। ये इन 2 आतंकवादियों के साथ क्या कर रहा था? और दोस्तों, बात यहां नहीं रुकती। कांग्रेस ने बाकायदा इस मुद्दे को उठाया था और अधीर रंजन चौधरी, ये शख्स अधीर रंजन चौधरी जो कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा था देविंदर सिंह पुलवामा का रहने वाला है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया था कि पुलवामा में जो हमला हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे और उनकी शहादत पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनावों में जीत मिली थी, तो कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि भाई देविंदर सिंह पुलवामा में था तो इस मामले की जांच क्यों ना हो? आपके स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर पुलिस इसकी जांच शुरू करती है और जांच के बाद उनका यह निष्कर्ष निकलता है जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं। देविंदर सिंह वॉज मूव्ड आउट ऑफ पुलवामा 2 months बिफोर अटैक। यानी कि हमले से सिर्फ 2 महीने पहले देविंदर सिंह को पुलवामा से हटा दिया गया। मैंने अभी आपको पूरी तस्वीर बताई इस आदमी की। मैंने आपको बताया इस आदमी ने किस कदर ये 2 आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया था। ये भी कह रहा था कि बहुत बड़ा खेल है साहब, इसे मत बिगाड़ो। और आप यहां देख रहे हैं पुलवामा में ये था और पुलवामा अटैक से सिर्फ 2 महीने पहले इसे वहां से हटा दिया गया। देविंदर सिंह ने पुलवामा में ऐसी कौन सी जमीन तैयार की थी भाई कि पुलवामा हमले के 2 महीने पहले इसे हटा दिया गया। आज मैं बहुत ही सभ्य अंदाज में आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो तमाम सवालात मैं आपको बाकायदा तथ्यों के साथ उठा रहा हूं, ये सवाल पूछे जाने चाहिए या नहीं पूछे जाने चाहिए? कौन है जो देविंदर सिंह को बचा रहा है भाई? दोस्तों, उसी शो में मैंने आपको बताया था कि देविंदर सिंह का इतिहास अभी का नहीं है। 2001 में जब हमारी पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, उसके तार भी देविंदर सिंह के साथ जुड़े हुए थे। देविंदर सिंह पर यह आरोप था कि उसने एक आतंकवादी को कश्मीर से पहुंचाया दिल्ली और उसी आतंकवादी ने हमला किया था हमारी संसद पर। यह मेरे शब्द नहीं है दोस्तों। अब आप देखिए मेरे उसी कार्यक्रम का एक और हिस्सा, देविंदर सिंह का काला इतिहास। देखिए 13 दिसंबर 2001, ये तस्वीरें याद हैं आपको? संसद भवन पर हमला हुआ था और इसमें अफजल गुरु को फांसी की सजा दे दी गई थी। अफजल गुरु का जो वकील था सुशील कुमार,
उन्होंने एक चिट्ठी जारी की थी जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर था, और इस चिट्ठी में उन्होंने कुछ अहम बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि देविंदर सिंह से उनकी मुलाकात साल 2000 में होती है। तब देविंदर सिंह और उनके साथी शांति सिंह ने हमहमा एसटीएफ कैंप में उसे टॉर्चर किया था। इस खत में वो क्या लिखते हैं मैं आपको बताता हूं। एक दिन मुझे अल्ताफ देविंदर सिंह डीएसपी यानी डीएस के पास ले गया। डीएस ने कहा कि उसके लिए एक काम है। उसने कहा कि तुम्हें एक आदमी को दिल्ली ले जाना है और उसके लिए किराए का मकान ढूंढना है। जिस शख्स के लिए मकान ढूंढना था वो कश्मीरी नहीं बाहरी व्यक्ति था। उसका नाम मोहम्मद था। मैं देविंदर के सामने मजबूर था। मैं मोहम्मद को दिल्ली ले गया। अगले दिन उस शख्स ने कहा कि मुझे एक कार चाहिए। हम करोल बाग गए, हमने कार खरीदी। दिल्ली में इस शख्स ने मुझे कई और लोगों से मिलवाया और अक्सर देविंदर सिंह से वो फोन पर बात करता था। 13 दिसंबर को संसद में हुए हमले में मोहम्मद का हाथ था और उसे संसद के परिसर में ही गोली मार दी गई थी। दिलचस्प बात यह कि अफजल गुरु को फांसी दे दी गई, मगर अफजल गुरु और देविंदर सिंह के बीच में क्या लिंक था, इस बात की कभी जांच नहीं हुई। देखिए दोस्तों, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, अफजल गुरु एक आतंकवादी था, उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं है मेरी। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि देविंदर सिंह, जिसके ताल्लुकात लगातार आतंकवादियों से दिखते हैं, चाहे 2001 हो चाहे 2019 हो, इसे श्रीनगर एयरपोर्ट जैसी सेंसिटिव पोस्टिंग कैसे मिल सकती है? क्या आपको इस सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि इस देश की जनता ने सवाल पूछने बंद कर दिए अपने सरकार से, और यह अपने आप में हैरत की बात है। क्योंकि आज से करीब 1 साल पहले पुलवामा में हमला होता है, हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। क्विंट की एक रिपोर्ट सामने आती है जिस वक्त, जो आपके स्क्रीन पर है, और यह रिपोर्ट यह दावा करती है कि सीआरपीएफ लगातार होम मिनिस्ट्री से यह कह रहा था जनवरी और फरवरी में कि आप हमें एयर ट्रांसफर करवाएं, हमें जमीन से ना भेजें, क्योंकि सुरक्षा को लेकर कई इश्यूज हैं। यही नहीं, उनके पास बख्तरबंद गाड़ियां नहीं थी, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स नहीं थी। नतीजा आपके सामने है। यह बात अलग है कि इस खबर के मुताबिक सरकार ने क्विंट की इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। मगर इस वक्त आपके स्क्रीन पर कुछ और स्क्रीनशॉट्स हैं। बीएसएफ ने भी होम मिनिस्ट्री से यह अपील की थी कि आप हमें एयर ट्रांसफर यानी प्लेन के जरिए ट्रांसफर कराएं। इसे भी होम मिनिस्ट्री ने खारिज कर दिया था। अब ये तो सरकारी दस्तावेज सामने मौजूद हैं, सरकार इसे तो खारिज नहीं कर सकती। दुर्भाग्य की बात यह है कि सीआरपीएफ ने अपनी तरफ से जो अपील की थी उसके कोई सरकारी दस्तावेज मौजूद नहीं है, इसलिए शायद सरकार ने उसे खारिज कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से पुलवामा पर हमने अपनी सरकार से कोई सवाल नहीं किया और जिन पत्रकारों ने यह सवाल किया उन्हें देशद्रोही करार दे दिया गया, इसी तरह से देविंदर सिंह का यह मामला जिसके ताल्लुक आतंकवादियों से हैं, उसे भी दफन कर दिया जाएगा। फिर सवाल पूछना चाहता हूं मैं, इस सरकार के अंदर कौन है जो देविंदर सिंह को बचा रहा है? मैंने उन बच्चों की तस्वीरें आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था। इनमें से कुछ का दोष सिर्फ इतना था कि वे मुसलमान थे, कुछ का दोष सिर्फ इतना था कि वो जेएनयू में पढ़ते थे या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे या जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ते थे या विद्यार्थी थे। तुम अफगानिस्तान के विद्यार्थियों से तो सीक्रेट बातचीत कर सकते हो। विद्यार्थी मतलब, जैसे कि आप जानते हैं कि तालिबान को का अगर आप हिंदी में तर्जुमा करें, उसका अनुवाद करें, तो उसका मतलब होता है विद्यार्थी, स्टूडेंट। तो तालिबान के साथ तो तुम सीक्रेट बातचीत कर सकते हो, मगर मेरे देश के, मेरे जामिया, मेरे जेएनयू के छात्रों से तुम बातचीत नहीं कर सकते हो। उन्हें तुम देशद्रोही बताते हो। और ये देविंदर सिंह, इसका क्या लिंक है बीजेपी के साथ, मैं जानना चाहता हूं। बताइए ना क्या लिंक है। देश की जनता जानना चाहती है। फिर दिखाना चाहता हूं वो लेटर जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है उनकी जांच करने की उस मामले की, इसे सिर्फ सर्विस से डिसमिस कर दिया गया। कोई जरूरत नहीं है मामले की जांच करने की। दोस्तों, राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर इस देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने इतना मूर्ख बनाने का काम किया है जिसकी कोई हद नहीं है। दोस्तों, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने देशभक्ति को ना मजाक बनाकर रख दिया है। राष्ट्रवाद जैसे मजबूत जज्बे को इन्होंने मजाक बनाकर रख दिया है।
मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इस सरकार के अंदर आखिर वो कौन है जो देविंदर सिंह को बचा रहा है? बताइए, कौन है वो जेम्स बॉन्ड? कौन है वो जेम्स बॉन्ड जिसका बेटा पाकिस्तान में बैठे लोगों के साथ बिजनेस करता है, जिसके फर्म का एक साथी पाकिस्तान में बैठा हुआ एक शख्स है, पाकिस्तान और सऊदी अरब की पृष्ठभूमि का एक शख्स है, और ये लोग हमें राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं, हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं? बहुत आसान सा सवाल है। इन सवालों की जवाब ढूंढिए, ये सवाल अपने सरकार से कीजिए, वरना एक दिन बहुत देर हो जाएगी, बहुत ही देर हो जाएगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।